हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रहा है सबका बढ़िया से? ओके, बहुत बढ़िया। मन लगा के पढ़ते रहिए, लेक्चर वगैरह देखते रहिए। पिछले लेक्चर में चार्ज का प्रॉपर्टी देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम चार्ज के प्रॉपर्टी में कुछ टर्म्स आए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये सभी टर्म को आज हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसे आज हम लोग डील करेंगे। ओके, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आगे। एक बार थोड़ा मेरे साथ रिपीट कर लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या थे? एक बार बताइए आप लोग मेरे साथ फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या आप बता सकते हैं चार्ज के बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो कहते हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाँ, ये पढ़े हैं? इन्हीं सही बातों को हम लोग चेक कर रहे थे। चार्ज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड इसमें छोटी सी बात आप लोग जरूर याद रखें कि चार्ज जो है डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए यदि आपसे पूछ देवल जाए कि स्मॉलेस्ट चार्ज कौन होता है, किसी भी बॉडी का स्मॉलेस्ट चार्ज कितना दिया जा सकता है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर दिया जा सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज का वैल्यू जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये सभी चीज आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज के साथ साथ मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और क्या आप पढ़े हैं? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ओके, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा, टोटल चार्ज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज ऑन बॉडी। तो यदि आपको किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा मेथड का रूल नहीं इस्तेमाल किया, कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं लगाया जाता है। जितना भी बॉडी पे चार्ज होता है, जितना भी ऑल चार्जेज ऑन बॉडी है, बॉडी पे जितना भी चार्ज है, उन सभी को आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम माने कि जैसे जनरल तरीका है जोड़ने घटाने का, वैसे ही जोड़ देते हैं, जिससे आपको ये टोटल चार्ज मिल जाता है। और क्या पढ़ लिए हैं? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is equal to the algebraic sum of all charges like charges repel each other and unlike charges attract each other। कि यदि लाइक चार्ज होगा, कहीं पर पॉजिटिव वाले चार्ज बैठा रहेगा तो इनके बीच में, कहीं पर निगेटिव वाला चार्ज रहेगा इनके बीच में, तो ये दोनों लाइक चार्जेज हो गए, दोनों एक ही जात का है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो जहां पर लाइक चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज जहां पर दो लाइक चार्ज बैठे रहेंगे उनके बीच में हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगता है। हमेशा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कुछ चाहे दो प्लस प्लस वाला बैठे रहे, चाहे दो माइनस माइनस वाला बैठे रहे, ये हमेशा रिपेल करेंगे। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज और बगल में एक निगेटिव चार्ज बैठल है तो ये हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप पढ़ लिए थे। चौथा, अब यहां तक बहुत बेसिक पॉइंट था। अब इसके बाद जो आता है पॉइंट वो था आपका पांचवा था आपका चार्ज ऑन एन isolated body is always conserved। आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ये बातें जाने हैं आप, कल आप देखे हैं पिछले लेक्चर में। और एक चीज और,
चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये इतने प्रॉपर्टी हैं चार्ज का, 5-6 पॉइंट का हो जाता है। अब इसी में ये सभी बेसिक पॉइंट था जो आप पीछे से जानते हैं। इसमें अब 2 टर्म आ रहे हैं, कंजर्वेशन, ये कंजर्व्ड क्या होता है, और ये क्वांटाइज्ड क्या होता है। इन्हीं चीजों को आज हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसे हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था जो पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था। हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को आप हटाते हैं। आपका मेन आज के जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन पे आधारित है। ओके, चलिए तो इसे हम हटा रहे हैं। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जरा। आज का अपना जो टॉपिक है वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यही आपको सीखना है कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन ये मेन पॉइंट है आपके लिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन के मतलब होता है संरक्षित रहना। संरक्षित मतलब कि ना तो लॉस हो गए, कहीं पर कोई चीज रख दिया है तो उसमें से ना तो कोई उसमें से पार्टिकल निकल ले और ना उसमें बाहर से कोई चीज एंट्री करे। ना तो उसमें से निकलना चाहिए ना उसमें बाहर से कोई प्रवेश करना चाहिए। जितना अमाउंट में कोई चीज रखा गया हो, यदि कुछ समय के बाद उतना ही अमाउंट हमें वापस मिलता है तब हम उसे कहते हैं कि ये हमारी जो भी चीज रखे थे वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड, समझ रहे हैं? कंजर्वेशन के मतलब होता है उसमें न तो कुछ कमी हो ना उसमें कुछ वृद्धि हो, ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है तब हम कह देंगे कि वो कंजर्व्ड नहीं है। और यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है, ऑल ओवर, यदि वो ऑल ओवर देखा जाए कि जितना हमारा शुरुआत वाला अमाउंट था उतना ही अमाउंट कुछ समय के बाद भी है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, तब हम उसे कहते हैं कि वो चीजें कंजर्व्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप जरा चेक करिए, देखिए एग्जाम्पल क्या आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गांव में ज्यादा चलता है पैसा दे करके, कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए पैसा दे करके खेत वगैरह लेते हैं कि कुछ समय के लिए हम आपका खेत करेंगे और उसके बाद जब हमें जरूरत होगा पैसा का तो हम आपका खेत छोड़ देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिएगा। तो कोई जो जमींदार हैं बहुत ज्यादा जिनका जमीन है उनको, जैसे मान लीजिए हमें खेत करना है तो हम कुछ पैसा दिए जमींदार को और उसके बदले में जमींदार हमें कुछ अमाउंट होता है कि इतना साल के लिए, 1 साल 2 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही पूरा हो जाएगा समय तब हम जमींदार से कहेंगे हमारा पैसा दे दीजिए, आप अपना खेत रख लीजिए। समझते हैं? तो इस दरमियान में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम किन्हीं जमींदार को पैसा दिए कि लीजिए हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं और हमें आप 5 कट्ठा 6 कट्ठा या 10 कट्ठा जो भी है जमीन दे दीजिए ताकि हम उसमें फसल वगैरह उपजा सके। मान लेते हैं कि हमें 10 कट्ठा जमीन दे दिया, 10 कट्ठा जमीन दे दिया। ये जो 10 कट्ठा जमीन है, अच्छा 10 कट्ठा जमीन देगा कितने समय के लिए? तो मान लेते हैं कि 1 साल के लिए दिया, 1 ईयर। 1 साल के लिए हम जमीन लिए, ठीक है। अब जैसे ही सोचिए सर, जरा ये एक स्टोरी को समझिए तब पता चलेगा आपको। हमने जमीन लिया 1 साल के लिए 10,000 रुपया जमींदार को देकर के। अब जब हम खेत करने लगे, करते 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 कुछ समय बाद 1 साल बीत गया, तो वही जितना अमाउंट हम जमींदार को दिए थे, अब 1 साल जब बीतेगा तब हम जमींदार साहब के पास जाएंगे, कहेंगे कि आप अपना जमीन अब रख लीजिए और हमारा अमाउंट हमें वापस दे दीजिए। यही होता है गांव देहात में, ऐसा बहुत चलता है कि पैसा दीजिए, पैसा दे करके खेती करिए कुछ समय तक, उसके बाद फिर आप यदि समय आपका पूरा होगा तो आप पैसा रिटर्न ले लीजिए, वो अपना जमीन रिटर्न ले लेंगे। तो अब सोचिए यहाँ पर हुआ क्या, कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो होता है क्या? तो सोचिए कि ये 10,000 रुपया हम दिए जमींदार को शुरुआत, आज हम दिए 10,000 रुपया।
अब 10,000 रुपया देंगे। अब हम 1 साल तक उनके खेत किए, तो 1 साल के बाद जब हम उनसे पैसा मांगेंगे, हमारा पैसा दे दीजिए, आप अपना जमीन रख लीजिए, तो जमींदार साहब हमें वही 10,000 रुपया वापस करेंगे। इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 इतना रुपया वापस कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? ये जो 10,000 रुपया वापस करेंगे, दिया कितना था? 10,000 रुपया हम शुरू में दिए। 1 साल के बाद हमें कितना मिला? 10,000 रुपया मिला। जमींदार साहब ना तो उसमें 1 रुपया फालतू देंगे, ना 1 रुपया कम। 1 रुपया कम भी देंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 10,000 रुपया दिए थे, हमें 10,000 का 10,000 अमाउंट चाहिए। बिना इस मन में शुद्ध वगैरह नहीं चलता है, ये बात याद रखिएगा। 10,000 दिए हैं तो बाद में 10,000 लेंगे। तो आप जरा सोच के देखिए, इस दरमियान में जिस समय 10,000 देवल गया, तो क्या ये कंजर्व है कि नहीं? कंजर्व है कि नहीं? 10,000 दिए, 10,000 हमें वापस मिल गया कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद। तो इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन, कि जितना अमाउंट हम दिए थे आपको, कुछ समय के बाद यदि वही अमाउंट हमें वापस मिल जाता है, उतना ही अमाउंट, तब हम कहेंगे कि हमारा अमाउंट में कोई ना तो कमी हुआ ना कुछ बढ़ा, यानी कि जितना अमाउंट पहले था उतना ही अमाउंट अभी मिला है। तब इसे कहते हैं कंजर्वेशन। ये आपके मनी का कंजर्वेशन हो गया, जो भी आपके पास धन था उसका कंजर्वेशन हुआ। तो ये कंजर्वेशन हुआ। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या इस दरमियान 1 साल के दरमियान आप जो जिस 10,000 रुपया को जमींदार को दीजिएगा, क्या वही उदम हूबहू वही पैसा आपको रिटर्न करेगा? नहीं। इस दरमियान जो हम 10,000 रुपये उनको दिए, वो 10,000 को ये जमींदार साहब बीच में जो भी 1 साल के टाइम है, उस अंतराल वो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो उनका मन कर रहा है टीवी खरीद लिए, मन कर रहा है फ्रिज खरीद लिए, मन कर रहा है घूमे चल गए, वही पैसा से ऐश मौज कर ले ना। पर हमें क्या मतलब है? हमें उनके खेत से मतलब है 1 साल के दरमियान में। तो बीच में उस पैसा को कुछ भी किया जा सकता है, बट जिस समय हमें लेना होगा तो फिर से हमें 10,000 रुपया ही मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को कहा जाता है कंजर्वेशन। इसे कहा गया कंजर्वेशन। पैसा बीच में इधर उधर जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट शुरुआत और अंत बराबर रहे के चाहिए। ये चीज कंजर्व है। समझ पाए बात को? अब देखिए इसे चार्ज पे अप्लाई कराते हैं, क्या चार्ज पे ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ये हुआ कि कंजर्व को समझने के छोटा सा तरीका। गांव देहात से आप आते हैं तो ये सभी चीज समझते होंगे मेरे ख्याल से, ऐसे हम भी गांव के हैं भाई। अब आते हैं जरा चार्ज को फॉलो कराते हैं कि चार्ज में ये कंजर्वेशन फॉलो होता है कि नहीं। जरा सोच के देखिए, चार्ज कैसे डेवलप होता है कोई भी बॉडी पे? तो कहेंगे रब करने से। कोई भी बॉडी में फ्रिक्शन लाइए, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा में जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो निगेटिव हो जाता है। ओके, चलिए भाई, तो जरा चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। समझिए, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में दोनों न्यूट्रल है, शुरुआत में दोनों न्यूट्रल है। माने कि इस पे यदि आपसे अभी आपसे कोई कह दे कि इस पे चार्ज कितना है, तो यदि बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो बॉडी न्यूट्रल है तो चार्ज कितना होगा? इस पे 0 एंड इस पे भी, इसे भी हम मान लिए कि न्यूट्रल है तो इस पे भी चार्ज 0 होगा। बट चार्ज 0 रहने का क्या मतलब होता है? इसमें सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होगा, यदि न्यूट्रल है तब। इलेक्ट्रॉन माने निगेटिव होता है, माइनस, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, जैसे माइनस प्लस ऐसे भी दिखा सकते हो। इसमें मान लेते हैं कितना, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन है। शुरुआत चूंकि ये भी न्यूट्रल है तो जितना माइनस उतने ही प्लस रहेंगे। ओके, तो दोनों अभी शुरुआत में बढ़िया मस्त है, सब बराबर बराबर अमाउंट में बैठे हुए हैं। अब हम किए इसको रगड़ना शुरू किए। जब रगड़ेंगे तो होगा क्या? रगड़ने से, तो रगड़ेंगे तो रगड़ने से ये होता है कि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा बॉडी में चला जाता है, और उसी कारण ये चार्ज हो जाते हैं। तो यहां पर जरा चेक करिए, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं अभी दोनों में से किस में से निकल के जाएगा, यहां पे हम अभी ये नहीं बता सकते कि किस में से निकल के जाएगा, बट ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो अब ये कितना बच जाएगा? तो अब ये इलेक्ट्रॉन के इसमें हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन चूंकि लेन देन नहीं हुआ है, प्रोटॉन जस के तस रह जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन के लेन देन नहीं होता, ये सेंटर में बैठे होते हैं, न्यूक्लियस में बैठे होते हैं। और इसको यदि देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चूंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन।
अब प्रोटॉन कितने इसमें रहेंगे? 8 प्रोटॉन। अभी यदि टोटल चार्ज इसमें देखल जाए, ऑल ओवर देखल जाए, तो -10 + 10 0। इसमें टोटल देखल जाए तो -10 -8 + 8 टोटल 0। अब यहां पर ऑल ओवर देखिए तो यहां पर टोटल अभी निकाल के चेक करिए तो +10 है -9 +10 -9 = +1। ओके, एंड हियर +8 - 9 +8 - 9 -1। अब ऑल ओवर देखिए टोटल, यहां पर अभी टोटल ऑल ओवर इसमें देखना है केवल, इसमें टोटल कितना, तो +1 एंड इधर से -1 = 0। शुरुआत में टोटल कितना था? तो शुरुआत में ये भी न्यूट्रल था तो चार्ज 0, ये भी न्यूट्रल था तो चार्ज 0, 0 + 0 = 0। जब कुछ चार्ज हुआ, देखिए ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया वो देखिए ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हो जाएंगे निगेटिवली चार्ज। अब ऑल ओवर चार्ज देखिए तो शुरुआत में इनिशियल चार्ज कितना था, Q इनिशियल 0 एंड Q फाइनल, चार्ज होने के बाद भी अंत में फाइनल कितना मिल रहा, Q फाइनल चार्ज, तो ये भी 0 है। इसी को कहा गया कंजर्वेशन, इसी को कहा गया कि जितना शुरू में ऑल ओवर शुरू का चार्ज और ऑल ओवर अंतिम का चार्ज यदि इक्वल रहे तब इसी को कहते हैं चार्ज कंजर्व्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, भले ही बीच में आप जब इसे रब किए रगड़े तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के एक में से दूसरे में गया, तो हमें बीच वाले से मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी करे, जैसे जमींदार बीच में पैसा खर्चा कर सकता है, बट जब हम शुरुआत मांगे उससे तो अंतिम में हमें वही 10,000 मिलना चाहिए। तो यहां पर भी बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, बट ऑल ओवर चार्ज शुरू में 0 और ऑल ओवर चार्ज एंड में भी 0। तो Q इनिशियल एंड Q फाइनल जब इक्वल रहे, शुरू का टोटल चार्ज, अंतिम का टोटल चार्ज, ऑल ओवर, ये सिस्टम जो होना चाहिए आइसोलेटेड भी होना चाहिए, तो जाकर के यदि दोनों इक्वल है फाइनल और इनिशियल चार्ज, तब इसे कहा जाता है कि चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां इस तरह से फॉलो होता है। समझ पाए बात को? भले ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इनिशियल और फाइनल चार्जेस इक्वल होते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है चार्जेज का, बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बट ऑल ओवर टोटल चार्जेज इक्वल रहना चाहिए, शुरू और अंत वाला। अभी है भी ऑल ओवर टोटल चार्जेज शुरू वाला और अंत वाला इक्वल ही है। तो ये इनिशियल स्टेट का है टोटल चार्ज। अब समझ आया कि कंजर्वेशन क्या होता है, जितना पहले था उतना ही अंत में भी रहना चाहिए, बीच के जो भी इंटरवल है उसमें क्या हुआ मतलब नहीं है, टोटल इनिशियल टोटल फाइनल इक्वल है तब कहेंगे कि चार्ज कंजर्व्ड है। तो कंजर्वेशन इसे कहा जाता है कि कहीं पर हम अमाउंट रखे हैं कुछ, तो आज रखे हैं 10 साल के बाद यदि वही अमाउंट उतना ही मिलता है हमें कि जितना पहले था रखे थे उतना ही अमाउंट 10 साल के बाद मिलता है, तब हम कहें कि हमारा अमाउंट कंजर्व्ड है, हमारा अमाउंट कंजर्व्ड है। समझ पाए बात के? चलिए, तो अब इसका डिफिनीशन क्या कहता है आइए जरा चेक कर लें। आप कह सकते हैं द चार्ज on a body can neither be created nor destroyed, only transferred from one body to another body. Charge on a body can neither be created nor be destroyed. ये तो सभी लोग रट्टे रहते हैं भाई, neither be created nor be destroyed, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय नष्ट किया जा सकता है। ऐसे भी संरक्षण का सिद्धांत कहीं पर भी आता है कंजर्वेशन का, तो यही हिंदी का डिफिनीशन यही है, किसी वस्तु पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में
स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी को कहा गया कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट कर सकते हैं। कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, केवल और केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में। जैसे आप अभी पढ़े कि शुरुआत में क्यू इनिशियल फाइनल इसका 0 था और क्यू फाइनल भी 0 आया, बट ऑल ओवर चार्ज देखिए ना, तो हम शुरुआत में कुछ किए ना अंतिम में कुछ इसके अंदर हुआ, बट फाइनल कितना आ रहा, फाइनल भी 0 ही आया था। बट बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से माइनस प्लस डेवलप होता है, बस यही। केवल चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर करने पर ऑल ओवर यदि निकालेंगे तब फिर से इनिशियल और फाइनल इक्वल ही हो जाएगा। तब इसीलिए बोला गया है कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है कंजर्वेशन का रूल। ओके, अब इसका आपसे एग्जाम्पल पूछ देगा, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी अच्छा इसी चीज को इसी चीज को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा। चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कि शुरुआत में जितना चार्ज रहेगा उतना ही बाद में भी रहेगा, चेंज नहीं होता। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, कांस्टेंट कैसे बोल रहे हैं, तो कहेंगे इनिशियल चार्ज कितना था 0 जब रब नहीं किए थे तब, फाइनल चार्ज कितना था 0। बताइए, शुरू वाला जितना चार्ज उतना ही फाइनल। तो जो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चेंज ना होवे, परिवर्तन ना होवे, कोई बदलाव ना होवे, उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो शुरू में 0 था, फाइनल भी 0 था, तो इसीलिए क्यू इनिशियल एंड क्यू फाइनल, टोटल चार्ज क्यू इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज आपस में इक्वल, तब हम इसी को कह देते हैं कि हाँ यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को कहते हैं कि चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए बीच में, मतलब नहीं, ऑल ओवर चार्जेज कांस्टेंट रहना चाहिए, क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल इक्वल होना चाहिए, तब इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक आप % समझ पा रहे हैं, एकदम याद कर दिए, रट जाइए ये सब चीजों को कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड चार्ज ऑन अ बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम, बॉडी चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जितना इनिशियल उतना फाइनल चार्ज रहेगा। ओके, चलिए भाई, तो ये हुआ जी चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है जो आप जाने। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, तो एग्जाम्पल एक दो आप बता दीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, किसी भी बॉडी को रब करना, क्या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ये सिल्क रॉड लिए, इधर आप एक कपड़ा लिए, ये कांच का रॉड है, ग्लास रॉड है, ये आपका सिल्क क्लॉथ है। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो इस पे डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्लॉथ में चला जाता है। तो जैसे ही क्लॉथ में जाएगा चार्ज तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जितना यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इसमें जाएगा। इट मीन जितना प्लस यहां शो होगा उतना ही माइनस यहां शो होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल अमाउंट में दिखाएंगे। तो जरा देख लीजिए, क्या ये कंजर्व्ड है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो शुरुआत में ये कितना,
शुरुआत में यदि आपसे पूछा जाए इस पे चार्ज कितना था, 0। जब रगड़वे नहीं किए थे तो रॉड पे चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, तो ऑल ओवर इनिशियल चार्ज कितना, 0। जब रगड़ दिए तो रगड़ने पर इस पर चार्ज कितना आया, रगड़ने पर, ये इनिशियल है, रगड़ने पर तो यहाँ पर चार्ज आ गया जी +8, और यहाँ मान लेते हैं ऐसा कि 8 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, और यहाँ पर चार्ज आ गया जी -8, तो Q फाइनल कितना हो जाएगा, तो Q फाइनल +8 -8 = 0। तो यहां से भी फॉलो हो रहा है कि Q इनिशियल जितना था उतना ही रगड़ने के बाद भी चार्ज मिल रहा है, यानी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वल है, यानी कि रबिंग का एग्जांपल जो है आपके पास वो भी बेस्ट है। रब करना, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस को जब किसी दूसरे सब्सटेंस से रब करते हैं तो जो चार्ज डेवलप होते हैं वो भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल रबिंग का दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये जरूर ये सभी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपसे पूछा जाए। हाई गामा रे को हाई वोल्टेज से पास कराया जाता है तो ये गामा रे टूट जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज होकर के 2 पार्टिकल बनाते हैं। डिफ्यूज होकर के गामा रे जब इस पर हाई वोल्टेज से पास कराते हैं इसे गामा रे को, तो ये डिफ्यूज होकर के 2 पार्टिकल के निर्माण करते हैं, जिसमें एक पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो गामा रे का डिफ्यूजन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। कैसे, तो इस पे चार्ज कितना, अभी यदि आपसे कोई पूछ दे इनिशियल चार्ज गामा पे कितना है तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब न्यूट्रल है, मतलब Q 0 है इस पे फाइनल चार्ज, अब ये जब टूट गया तब फाइनल चार्ज एक यहाँ -1 बना और इस पे +1 आया, तो -1 और +1 ऐड करेंगे तब फिर से फाइनल चार्ज। यदि आपसे यहाँ पर पूछल जाए Q इनिशियल यहाँ कितना है, तो Q इनिशियल इस पर कुछ चार्ज नहीं है तो 0, और यहाँ पर Q फाइनल कितना हो जाएगा, तो Q फाइनल देखिएगा तो यहाँ -1 आया है और इस पर +1 आया, तो ऑल ओवर यहाँ पर भी 0, तो Q इनिशियल 0, Q फाइनल 0, तो ये भी कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो कर रहा है। तो गामा रे का जो भी ये अपघटन है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, इस डिफ्यूजन भी, गामा रे का डिफ्यूजन भी हाई वोल्टेज में कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ये फॉलो करते हैं। ओके, तो ये जरूर बात याद रखेंगे कि गामा रे के डिफ्यूजन से 2 पार्टिकल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसे हम हटा दे रहे हैं। तो गामा रे के डिफ्यूजन से 2 पार्टिकल बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ई पर यदि माइनस लगा के दिखाएंगे तो इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है, और यदि ई पर प्लस लगाते हैं तो इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब ऑल ओवर चार्ज देखिएगा तो इस पर कुछ नहीं था, तो Q इनिशियल 0 है, फाइनल बना 2 पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल के यदि चार्ज आप जोड़िएगा तो यहाँ Q -1 और यहाँ का +1, Q फाइनल निकल के आएगा 0, यानी कि Q इनिशियल Q फाइनल 0। देन आप कह सकते हैं ये कंजर्वेशन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल आपके लिए। अच्छा, इसमें एक छोटी बात याद जरूर रखेंगे यहां पर के लिए कि जो चार्ज होता है, देखिए अब चूंकि इन दोनों का नेचर अपोजिट है, चेक करिएगा, एक निगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेचर अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका भी 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम, और इसका भी अमाउंट वही होता है 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, माने कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का इक्वल होता है, बट नेचर दोनों का अपोजिट होता है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, बट नेचर में अपोजिट होगा, एक माइनस वाला तो एक प्लस वाला। समझ रहे बात के, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन माइनस, इसका चार्ज कितना होता है तो -1.6 इंटू 10 - 19 कूलम, और 1 यदि पॉजिट्रॉन पर चार्ज पूछते तो ये +1.6 इंटू 10 - 19 कूलम होता है। तो दोनों पे चार्ज ऑल ओवर इक्वल ही है, बट एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो यदि फाइनल निकालें तो
जितना माइनस उतना ही प्लस आया तो जीरो आ गया। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं गामा के, जो आप डिफ्यूजन होता है जिसके कारण ऐसा होता है। ऐसे इस प्रोसेस को ऐसे पेयर प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्यों कहें? क्योंकि दोनों एक ही जैसा चार्ज डेवलप कर रहा है, तो पेयर बन गया ये पेयर प्रोडक्शन। तो गामा से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनना पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। ओके, चलिए अब यदि तीसरा एग्जांपल आप देना चाहते हैं तो तीसरा दे सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फिर से मिले तो क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो गामा रे डेवलप होता है। ये दो पार्टिकल, गामा के दो पार्टिकल बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो गामा के दो पार्टिकल बनते हैं। गामा के दो पार्टिकल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ऑल ओवर चार्ज देखिएगा तो यहाँ पर, सॉरी ये पॉजिटिव वाला होगा। ऑल ओवर चार्ज देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस, पॉजिट्रॉन प्लस, ऑल ओवर चार्ज क्यू इनिशियल यहाँ पर जीरो, फाइनल चार्ज इस पे देखेंगे क्यू जीरो। तो चार्ज ऑल ओवर जीरो ही है, ये भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन हो तो कंबाइन होने पर गामा रे डेवलप होता है, जबकि गामा रे के डिफ्यूजन से ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। ओके, चलिए और एग्जांपल दे सकते हैं कागो। NaCl का जो आयनाइजेशन होता है, तो आयनाइजेशन कैसे होगा? NaCl को जब, NaCl मीन्स नमक, नमक को पानी में घोर करके जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये भी ये हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूट करके बनाता है Na पर प्लस एंड Cl पर माइनस। ये सभी चीजें आप पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। डिफ्यूज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपको घट। तो NaCl ऑल ओवर चार्ज जीरो, यहां पर Na पर प्लस Cl पर माइनस, प्लस माइनस प्लस वन माइनस वन, क्यूब फाइनल निकालिएगा था प्लस वन माइनस वन जीरो कर देगा। तो ये भी एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। यहाँ पर ऑल ओवर चार्ज जीरो, यहाँ पर ऑल ओवर चार्ज जीरो, तो इनिशियल और फाइनल चार्ज जीरो हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है। एक एग्जांपल और है इसका, और दे सकते हैं जो भी न्यूक्लियस रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे यूरेनियम 92-238, ये जब इसका जब फ्यूजन होता है तो बनता है हीलियम, ऐसे थोरियम बनता है और हीलियम बनता है। हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल, इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट जो इसका होता है वो 4 होता है। तो ये जब इधर बनता है तो जरा चेक करिए, 92 इधर था, 2 इधर निकल गया तो ये बनेगा 90 और 38 में से 4 निकल गया तो ये बचेगा 34, 234। ऑल ओवर चार्ज देखिए, चार्ज एटॉमिक नंबर से निकलता है तो यहाँ पर 92 है। ऑल ओवर चार्ज यदि यहाँ देखें तो 92 मिलेगा, क्यू इनिशियल। और यहाँ पर चार्ज देखिएगा तो यहाँ से पता चल जाएगा 90 प्लस 2, 90 प्लस 2 92 होगा ना। तो क्यू फाइनल कितना मिला? 92 और क्यू इनिशियल 92। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल आपस में इक्वल है। क्यू फाइनल और इनिशियल इक्वल है। इसे भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं ये सभी कंजर्व रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज आपका कंजर्व है। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या परसेंट समझ आया? कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब शुरू का चार्ज लास्ट का चार्ज इक्वल रह के चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यदि चार्ज चेंज हो रहा है कंजर्व नहीं होगा। ओके, एकदम याद रखेंगे। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, कंजर्वेशन के बाद हमारा सेकंड टर्म है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। कंजर्वेशन क्या दिमाग में? ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। ओके, अब बोल लो भाई। ओके, हाँ ओके।
चलिए, तो क्वांटाइजेशन किसे कहेंगे, आइए जरा चेक करें। ऐसे हिंदी में इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण के मतलब क्या होता है, चलिए देखिए जरा क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन के जनरल अर्थ होता है, यदि अब समझिए तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को आप लेन देन जब कर रहे हैं, लेन देन। अब लेन देन से मेरा पर्पस चार्ज में चलिएगा तो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन से चार्ज में। ऐसे जनरल लाइफ में देखें तो जनरल लाइफ में लेन देन कैसे होता है, लेन देन हर एक अमाउंट का भी किया। जैसे मान लेते हैं आप चावल, दाल, चीनी, सब्जी, ये सभी मार्केट से खरीदते हैं। कॉपी कलम भी खरीदते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपको चावल लेने की जरूरत है, मार्केट में गए, दुकानदार के पास गए, कहें कि हमें चावल चाहिए, तो वो चावल आपको देगा। आप कहेंगे हमें कितना अमाउंट में चाहिए, वो बताना पड़ेगा। 1 kg, ओके 1 kg आपको चावल मिल जाएगा। 2 kg, हाँ 2 kg भी मिल जाएगा। नहीं हमें 1.5 kg चाहिए, 1.5 kg चावल, बिल्कुल ये भी मिलेगा। नहीं हमें 1.25 किलो चाहिए, 1.25 kg, इतना भी चावल मिल जाएगा। यानी कि चावल खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए, बैगन खरीदने के लिए, सब्जी वगैरह जो भी है खरीदने के लिए आप कितना अमाउंट में मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन यही काम आप फिर से करिए और जाइए दुकानदार के पास। मान लेते हैं आप कलम खरीदने गए, मान लेते हैं ये वाला कलम खरीदने, तो कलम खरीदने गए तो आप जाके कहिएगा कि साहब दुकानदार से हमें 1 पेन चाहिए, मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 1 पेन आपको दे दिया जाएगा। 2 पेन चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा 2 पेन। 3 पेन, बिल्कुल 3 पेन भी दुकानदार देगा। आप जाके कहे हमको 1.5 कलम दीजिए, 1.5 कलम दीजिए, 1 कलम और आधा कलम दीजिए, देगा दुकानदार? मारे कान के जड़ी मोजे पड़ी, कहता 1.5 कलम देगा। कलम इस सब के बिक्री तोड़ के नहीं होता है, समझे? कलम इस सब की बिक्री तोड़ के नहीं होता। आप गए हैं करेकर बिस्कुट खरीदे, हाँ बड़ा गोरा आता पैकेट में, आप 1 पैकेट खरीदे, 2 पैकेट, कहिए कि हमको 2.5 पैकेट चाहिए, 2.5 पैकेट चाहिए, क्या देगा 2.5 पैकेट? संभव नहीं है, कहेगा या तो 2 पैकेट लो और ना तो सीधे 3 पैकेट लो। तो इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। से कलम हो गया, आप उसे तोड़ के नहीं ले सकते हैं। क्रैकर बिस्कुट वगैरह या जो भी बिस्कुट, जैसे पाव रोटी वाला बिस्कुट है, तो आप आधा दुकानदार नहीं बेचेगा, इन्हें कि तोड़ करके आप कहिए कि आधा दीजिए ना, आधा, तो आधा तोड़ करके देगा ना। कहीं ना एगो कोना इतना को पाव रोटी वाला बिस्कुट इतना तोड़ करके दीजिए ना, तोड़ के देवे नहीं करेगा। फिर वो टोटल का कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। वो जब भी बेचेगा तो पूरा के पूरा एक बिस्किट बेचेगा, नहीं तो 2 बिस्किट, नहीं तो 3 बिस्किट, माने कि जो भी है इंटीजर फॉर्म में बेचेगा। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे बेचेगा, ना कि 1.5 1.3 2.5 2.7 ऐसे। नो, तोड़ के इस सब चीज का सेलिंग नहीं होता है, समझ रहे बात के? आप सोचो ना भाई, जाओ मार्केट में घाघरा खरीदे जाओ, फ्रॉक खरीदे जाओ, टी शर्ट खरीदे जाओ, जींस खरीदे जाओ, एक शर्ट खरीद लिए, एक शर्ट खरीदने के बाद पसंद आ रहा है कि एक शर्ट के बाद आधा शर्ट और खरीद ले। एक शर्ट तो खरीद लिए, अब आधा और के दुकानदार से कहें भैया आधा शर्ट और दे दो ना, क्या कहते हैं, दे पाएगा? आधा शर्ट बिकता है मार्केट में, आधा शर्ट का क्या करिएगा? संभव नहीं है, आधा बिक ही नहीं सकता। या तो लेना है तो एक शर्ट पूरा लो, अन्यथा फिर 2 शर्ट लो, आधा नहीं डियर। यानी कि आधा शर्ट का भी सेलिंग, आधा पैंट का। अब एक जींस है तो जींस का एक पूरा जींस आप लीजिए, अन्यथा कहिए कि जींस वगैरह आधा काट के आधा दीजिए, संभव नहीं है, देवे नहीं करेगा। तो जींस वगैरह मतलब कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसका जो लेन देन होता है वो एकदम 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 इंटीजर फॉर्म में होता है, या तो 1 गो या 2 गो या 3 गो या 10 गो 15 गो, जितना लीजिए, इंटीजर फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं। मास को ऐसे ढाल सकते हैं, वजन को आप 1 किलो, आधा किलो, पौने 1 किलो, 2.25 किलो ऐसे बोल सकते हैं, बट इसे नहीं बोल सकते हैं कुछ अमाउंट को। जो चार्ज भी है ना, चार्ज ये भी ऐसा ही है, इसके जैसा नहीं, कुछ चीजें ऐसा उसमें चार्ज भी ये है।
कि इसे तोड़ के ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बॉडी है दो गो, अब जब दोनों को रब करें तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। यहां से निकल के एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ जा सकता है। कोई कह देगा ना 1 इलेक्ट्रॉन चल गया, अब फिर एक आधा और टूट करके में जा रहा, ना, संभव नहीं है। 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता है। रीजन क्या हम पढ़े? इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल और टूटेगा ही नहीं। अरे इतना तोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, एटम को, पहले मैटर को तोड़े, मैटर को तोड़ करके इतना छोटा किए कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल खोजे जिसे हम एटम नाम दिए, और उस एटम को तोड़ करके बोले कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भरे हैं। अब इससे और छोटा नहीं अभी तक मिला है। ट्रांसफर जो करेंगे इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के जमाने में, मॉडर्न युग में, और क्यूबाई माने कि इलेक्ट्रॉन का आधा भाग भी खोज हो चुका है, खोज दिया है आदमी, इलेक्ट्रॉन का तिहैया भाग भी खोज दिया है। तो इसे ऐसे क्वार्क और एंटी क्वार्क के नाम से जानते हैं। क्वार्क कहते हैं, एंटी क्वार्क कहते हैं। तो क्वार्क माने इलेक्ट्रॉन, उसमें क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है, क्वांटम फिजिक्स में। यहां इसका जिक्र नहीं है, यहां हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं। तो इसी चीज को आप समझिएगा कि इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली बात जब चेक करते हैं तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा होगा। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1000 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी भी 7.7 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी भी डेसिमल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को याद करिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चल जाएगा आराम से, नहीं, जितना मन किया उतना नहीं जाएगा, तो हमेशा इंटीजरल फॉर्म में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं। 2.5 2.7 3.8 3.9, इस रूप में इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता। ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी जाएगा तो इस फॉर्म में जाएगा। समझ पाए? जैसे कि पेन को आधा तोड़ के नहीं भेज सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं भेज सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन भी नहीं टूट के इधर इधर नहीं जाता। तो जो यदि मान लेते हैं कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ए से निकल के बी में चल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो ये वाला 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला 1 निगेटिव हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन के इधर जाए से 1 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन, इधर 1 निगेटिव, चार्ज आ जाएंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहां 2 निगेटिव बन जाएगा। जहां जाएगा वहां निगेटिव, जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव आ जाते हैं। ओके है? तो इस बात को, अब इसी चीज को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। इसी चीज को माने क्वांटाइजेशन के मतलब होता है कोई भी चीज को फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर करना, फिक्स्ड अमाउंट में लेन देन करना। फिक्स्ड अमाउंट में आप एक्सचेंज बोल सकते हो, लेन देन करना, एक्सचेंज करना, फिक्स्ड अमाउंट में, डेसिमल फॉर्म में नहीं। यदि आप डेसिमल फॉर्म में करते हैं तो वो क्वांटाइज्ड नहीं कहलाएगा। मास क्वांटाइज्ड कैटेगरी के नहीं आ सकता, क्वांटाइज्ड नहीं होगा ये, क्योंकि मास को आप डेसिमल फॉर्म में लेन देन कर सकते हैं, इसलिए मास क्वांटाइज्ड नहीं है। बट ये आपका पेन क्वांटाइज्ड है। आदमी आदमी तो क्वांटाइज्ड है भाई। अरे जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हो, एक आप बड़े हो गए, फिर आपसे एक छोटे वाले होंगे और फिर एक उसका छोटा होगा, सबसे छोटा। तो काउंटिंग तो ऐसे ही होगा ना कि फलना के 3 भाई है, या फलना के 3 बेटा है, 3 बेटी है, 3 बच्चा है। ऐसे ही करेंगे ना? क्या वैसे बोलेंगे? नहीं, एगो है जो पूरा बड़का है, जो पूरा एगो है, मंझला है जो 1.25 है, छोटका है जो आधा है। ऐसे जोड़ा जाता है? नहीं। हम लोग में जो भी इंसान वगैरह या जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला सीधे काउंट कर देते हैं, उनसे जितना नजर आ रहा काउंट कर दीजिए बस। अब छोटा रहे बड़ा रहे ये फर्क नहीं देखते हैं, बस 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। तो हम लोग भी क्वांटाइज्ड है। अब छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, क्वांटाइज्ड है। ओके, हम लोग की काउंटिंग ऐसे ही किया जाएगा एकदम फिक्स्ड अमाउंट में। 1 लड़का है, 2 लड़का है, 3 लड़का है, 4 लड़का, 2.5 लड़का है, फलना के 4.5 बेटा है। संभव नहीं है, कहां से 4.5 बेटा हो सकता है ना?
समझ पाए कि नहीं? तो क्वांटाइजेशन माने फिक्स्ड अमाउंट में चीजें होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में चीजें होना चाहिए। माने कि इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होगा किस फॉर्म में होगा, या तो +1 इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है, या +2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है, या +3 इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है। यदि जाएगा तो प्लस आएगा, यदि कोई एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को तब -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डॉट 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 डॉट, जहां से जाएगा उसका प्लस, जहां प्रवेश कर जाएगा। देखो यहाँ से लॉस हुआ तो पॉजिटिव, यहाँ गेन हो गया तो निगेटिव, जितना गेन करेगा उतना निगेटिव, जितना लॉस करेगा उतना पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है आपको 1 2 3 इंटीजर नंबर है, 1 2 3 इंटीजर नंबर है। तो इसी को बोला गया है कि चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल 1 into e, 2 into e, 3 into e, 1 into e, ये चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज integer multiple of electron, that is called quantization of charge, and such substances called quantized, such particle called quantized, it means charge। जिस पार्टिकल पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक, इसे हिंदी में पढ़े तो हिंदी में कैसे पढ़ेगा, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज होता है, ये हिंदी का कहानी। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुण, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक, ये 2 3 4 क्या पूर्णांक, इसी को इंटीजर कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड सच बॉडी या सच सब्सटेंस या सच पार्टिकल बोल दीजिए, कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन किसे कहेंगे, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कोई भी बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, Q कितना आएगा, इसे कैसे दिखाया गया, तो यहीं से निकल के आया है कि हो सकता है कि जहां जाएगा उस पे माइनस आ जाएगा, जहां से जाएगा उस पे प्लस आ जाएगा। हाँ, तो चार्ज दिखाने के लिए Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल बनाते हैं, n into e, n वेयर n क्या हो सकता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब भी हो सकते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निकलेगा इलेक्ट्रॉन जहां से वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां जाएगा वहां निगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण Q इक्वल टू प्लस माइनस n into e बोला जाता है। n into e वेयर n क्या है, n का वैल्यू, तो n हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हो सकता है। चार्ज नॉट पॉसिबल, एक बात यहां पे लिख देते हैं, चार्ज पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, +10 इलेक्ट्रॉन, माइनस कुछ भी दे दीजिए 50 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट, ऐसा हो सकता है। माने कि ये पूर्णांक इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, बट नॉट पॉसिबल क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल ऑफ वैल्यू, कोई कहते 1.7 इलेक्ट्रॉन प्लस में, कहेंगे संभव नहीं है। 2.3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। कहते 4.5 इलेक्ट्रॉन प्लस में माइनस में, कैसे भी बोल दे, +7.8 इलेक्ट्रॉन, कहेंगे ये सभी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल डॉट 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 मार सकते हैं, ऐसा जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल होगा। समझ पाए बात को? तो क्वांटाइजेशन सिखाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होना है वो इस फॉर्म में होगा, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 100 जाएगा, 1000 जाएगा, बट कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं जाएगा, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं, दशमलव टूट के नहीं जाएगा भाई। समझ पाए बात के? कोई कह दे √2 के रूप में जाएगा, कह दे +√2 इलेक्ट्रॉन लिखल है, भाई √2 के वैल्यू 1.414 होता है ना,
तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, √2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं 3/4 नॉट पॉसिबल, ये सभी पॉसिबल नहीं है, जो भी डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। समझ पाए कि नहीं मेरी बात को? चलिए भाई, तो क्वांटाइजेशन चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और Q बराबर प्लस माइनस एन। याद रखेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस प्लस माइनस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल NE का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें पता रहना चाहिए Q क्या है, तो Q चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी पे चार्ज होना चाहिए। E क्या है, तो E, ऐसे E को क्वांटा कहा जाता है जनरल तौर पर। ये क्वांटम फिजिक्स किससे निकल के आया भाई साहब? क्वांटम फिजिक्स में इसका प्रमाण है, प्रूफ है, ऐसे क्वांटा कहते हैं इसे। और क्वांटा कहने का मतलब हुआ कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है जो, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला वैल्यू यहां पर इस्तेमाल करेंगे। एन क्या है, कोई पूछ दिया एन क्या है, तो एन इज इंटीजर, एन इंटीजर है। और इंटीजर वैल्यू कितना होता है 1 2 3 4 ... ये वाला वैल्यू, तो एन इंटीजर होता है। तो ये सभी चीजें आपको याद में रखना है, क्यू क्या है, ये क्या है, ये सभी चीज आप ध्यान में रखिएगा। समझ पाए बात को? तो ये क्वांटाइजेशन है, Q बराबर प्लस माइनस एन। क्वांटाइजेशन हो गया यहाँ पे खत्म। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, हटा सकते हैं इसे अब चलिए मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में ज्यादा मिलता है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक कूलम, ये ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं। कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से मिलाइएगा। ये क्वेश्चन अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आइए जरा मिला करके देखते हैं। यहां पर आपको मिला है केवल 1 कूलम चार्ज मिला है। तो सबसे पहले ना आप संकेत जो भी है डिनोट करने का तरीका उसे ध्यान में रखिएगा। डिनोट कैसे करते हैं, मिला क्या है कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो इस चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से। Q हमें मिला 1 कूलम, 1C लिख सकते हैं। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n = भार। ये आपको निकालना है, n = भार। चार्ज मिला है 1 कूलम, n निकालना, व्हाट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आई डोंट नो। कैलकुलेट करके देखें तो हम फार्मूला लगाएंगे, चूंकि हमारे पास चार्ज का एक ही फार्मूला है अभी के लिए, Q = NE। प्लस माइनस होता है, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बने तो इसमें प्लस माइनस को हटा देना है। Q बराबर NE। अब Q का वैल्यू उठा लें, Q का वैल्यू 1 कूलम = N का वैल्यू नहीं पता, इसी को निकालना है। E को आप इधर E के E रहने दीजिए, E निकालना है। E को आप इधर भेज दें तो N बराबर 1/E, वैल्यू सेट करें 1/E। E मीन्स क्वांटा मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इस टर्म को 19 को ऊपर भेज दीजिए, अब इसे हटाना दीजिए यहाँ से, 19 को ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाकर के। इसका डेसिमल तोड़ेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16 × 10⁻19। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाला को बड़ा बनाने के लिए इस जो पावर में बैठे रहेंगे उसमें से आप शून्य निकाल लीजिए, 0 निकाल के ऊपर वाला को बड़ा कर सकते हैं। तो यहां से जब एक शून्य निकालिएगा तो ये 100 हो जाएगा बाई 16 × 10⁻, ये बन जाएगा 18। ओके, अब ये कटेगा, काट सकते हैं आप इसे, 25 से कट रहा है, 25 4 4 16, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा, 25 से भाग लगा दें, 4 से भाग लगा दें 25 में, 4 4 6 24, ठीक है, 1 4 दूनी 8 4 5 20, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इसीलिए आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इज कितना,
6.25 इंटू 10⁻18 ये होती है। समझ पाए कैसे यूज करना होता है? तो ई कोई एक अमाउंट देगा, दूसरा अमाउंट पूछेगा। ई के वैल्यू आपको याद रखना, ई हमेशा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे भी जो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है, ये आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, इसे आपको याद रखना। ओके वैसा चलिए, तो ये वाला वैल्यू आप याद कर देंगे। बढ़िया, हटा रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन ये, क्या इतने कुलाम का चार्ज, कैन अ चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻18 कुलाम इज गिवन टू अ बॉडी? क्या इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे दिया जा सकता है? क्या इतना चार्ज देना पॉसिबल है? ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये चार्ज दिया जा सकता है किसी बॉडी को? कर सकते हैं? किसी बॉडी को इतना चार्ज देना संभव है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? तो यहां पर चार्ज आपको मिला है Q, 5 इंटू 10⁻18 कुलाम। अब जहां पर भी ऐसा सवाल मिल जाए, क्वेश्चन ये पूछ दे कि इतना चार्ज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसका इंटीजरल फॉर्म खोज लीजिए। जो n का वैल्यू है वो कैसा निकल के आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि n का वैल्यू जो होगा हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अभी क्वांटाइजेशन यही सिखाया, तो क्वांटाइजेशन पर ही आधारित है, ये सभी प्रश्न उसी के बेस्ड है। तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि n का वैल्यू हमेशा इंटीजर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 50 70 60 80 डॉट 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 समथिंग हो सकता है, बट कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। n यदि डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा तो कह देंगे कि ये चार्ज नहीं दिया जा सकता है किसी भी बॉडी को, लेकिन n यदि डेसिमल फॉर्म में नहीं आता, इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा, तो कह देंगे ये चार्ज दिया जा सकता है किसी बॉडी को। समझ पाए हो कि नहीं? तो इसी का मेन खेला है। यदि पूछ दे कि इतना चार्ज दिया जा सकता है कि नहीं, तो सीधे सीधे आप n निकाल लीजिए। ई के वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसीलिए आप फार्मूला लगा दें, Q बराबर NE। यहाँ से आप n निकालेंगे तो Q बाई E हो जाएगा। सही है ना? अरे n निकालो Q बाई। अब Q के वैल्यू रखोगे यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन E। ये है, रख दीजिए यहाँ से। कितना रखें बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, कैलकुलेशन आता है, कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 डिवाइड में 60 इंटू 10⁻, इधर मिला लेंगे, माइनस ये है -18, ये जाएगा प्लस 90 बनेगा, तो प्लस 90 या -18 प्लस 1 सिर पे देगा, यानी 10 ही रहेगा। तो आप जब इसे काटे, देखिए जरा आ गया जी, काट सकते हैं इसे। 8 दूनी 16, आई 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो आपका जो n आ रहा है कितना आ रहा है, चेक करिए। सॉरी, यहाँ 4 होगा ना, 4 दूनी, ठीक है। वापस 25, 125 होगा बटे 4, भाग लगाइए। 4 तिये 12, 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 25। n आया जी आपका ये। तो क्या ये इंटीजर है? n इज नॉट इंटीजर। n आपका इंटीजर नहीं है, इसीलिए इतना का चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज कैन नॉट गिवन टू ए बॉडी। समझ पाए? क्या डेसिमल फॉर्म में चार्ज दिया जा सकता है? नहीं यार, नहीं दिया जा सकता। n हमेशा होल ना, इंटीजर नंबर चाहिए। यहाँ n देखिए डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो कहेंगे ना इतना नहीं दिया जा सकता। समझ पाए कि नहीं बात को? तो ऐसा क्वेश्चन यदि आप इंटीजर में ले आते हैं तो कह देंगे हाँ दे सकते हैं, नहीं आ रहा आपसे इंटीजर में, कहेंगे नहीं दे सकते, खत्म। ओके, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, वो भी जरा कर लें, एनसीईआरटी में लगा हुआ, हटा रहे हैं हम इसको। हाउ मच चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? एक कप पानी में चार्ज कितना हो? एक कप जनरली ऐसे जो एनसीईआरटी सजेस्ट किया है वो कहा कि एक कप को ऐसे एज्यूम करिए कि एक कप में लगभग 250 ग्राम पानी आ जाता हो, ऐसे एनसीईआरटी ये एज्यूम करके बनाया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आप कर लीजिए, देखते हैं कितना निकल के आता है। लेट
मास ऑफ वाटर ऑफ 1 कप इज 250 ग्राम मान के चलते हैं। 250 ग्राम ऐसे सजेस्ट भी किया आपका एनसीईआरटी। तो मान लीजिए ऐसा कि जो 1 कप पानी है उसका अमाउंट 250 ग्राम है, पाभर जरा कहते हैं। अब यहां पर जरा चेक करिएगा इसको निकालते कैसे हैं। तो इसमें आपको चार्ज खोजना पड़ेगा, चार्ज ही तो निकालना है, चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन खोजना पड़ेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए आपको जाना पड़ता है इसके मॉलिक्यूल्स के पास कि इसमें 250 ग्राम पानी यदि एज्यूम किया तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलता है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का यहाँ पर योगदान हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ा सा केमिस्ट्री के रूल उपयोग करते हैं। मॉलिक्यूल्स देखा जाता है उसमें एटॉमिक वेट से, उसके एटॉमिक वेट से। आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स 1 मोल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़े हैं? अब नहीं पढ़े हैं 11th वगैरह में सब जानना है। तो 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं, या इतने पार्टिकल्स के बराबर होते हैं 1 मोल। और ये 1 मोल का वैल्यू है। और 1 मोल ये भी आप जानते होंगे 1 मोल जो होता है वो 1 मोल में क्या क्या चीज बराबर हो जाता है। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। 1 मोल में जो भी आपको सब्सटेंस मिला है उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 1 मोल के बराबर, और वही 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर। तो यहां पर जो है जैसे आपका पानी मिला है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम बाद में देखेंगे, पहले ही देखिए कि पानी के सूत्र क्या होता है, H2O। वाटर का सूत्र है ना भाई, H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट आप साथ काउंट करने के लिए जानते होंगे, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 60 होता है जी, 16, तो 18 ग्राम पर मोल ऐसे होता है। तो यहाँ जो H2O मिला है उसका 1 मोल के वेट इतना है, यानी 250 ग्राम में 1 मोल जल और उसमें पार्टिकल कितने, 250 बोल दिए, 18 ग्राम में 1 मोल जल है, 1 मोल वाटर, और उसमें पार्टिकल्स हैं आपके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर के पार्टिकल है, वाटर के कण है, छोटे छोटे समझिए, पानी के इतने कण। तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा कि 18 ग्राम पानी में इतना कण है, तो 250 ग्राम पानी में कितना पार्टिकल होगा। तो यदि 250 ग्राम में पार्टिकल खोज लेते हैं तो एक पार्टिकल पर चार्ज पता करिए, फिर टोटल पार्टिकल पर चार्ज पता हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो इसी चीज को यहां पर अप्लाई कराइए। और मास जो भी है, वाटर का मास मान लिए हैं कि हम लोग 250 ग्राम है। मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो वो 18 ग्राम वाटर, ये इसका अपना एटॉमिक वेट है, सॉरी एटॉमिक बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट के कारण इसमें जितने मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उसमें पार्टिकल की संख्या 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल में वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। तो 18 ग्राम वाटर में इतना मॉलिक्यूल है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि तो 250 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 250 ग्राम 250 ग्राम ऐसे बोल सकते हैं। 250 ग्राम में कितना होगा मॉलिक्यूल्स, तो कहीं 18 ग्राम में इतना पता, तो 250 ग्राम में तो आराम से निकालेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 1 2 के इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा, इंटू 23 डिवाइड बाई 18 और इंटू इधर हो जाएगा 250। काट छाट करे आता है कर दीजिए, 9 से 18, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कटेगा, 3 दूनी 6। चलिए यदि आपको मल्टीपल आता है करने तो कर लीजिए, 250 को इसमें मल्टीपल करिए तो कितना मिलेगा, 25 से कम 25, बाकी 2, 25 तिया 75, एगो सुन्ना बैठा करके 2 अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल मार दीजिए, इंटू 10 टू द पावर 23 कर दीजिए, डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करिए जरा, 752.5
50 है। डिवाइड करेंगे 9 8 72, ठीक है ना, 9 8 72, 3 1 9 3 27, 4 डेसिमल 5, 9 5 45, आगे जी 83.5 है ना, 83.5 इंटू 10⁻³ इधर 23 आ रहा है, इतने, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं भाई साहब। 250 ग्राम वाटर जब लीजिए तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 83.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी हमें चार्ज नहीं निकाल पाए हैं, चार्ज कैसे निकालिएगा, तो इतना मॉलिक्यूल से अब चार्ज पता करना है। तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, जरा चेक करिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल, एक पानी के एक कण लिए हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकलता है, एटॉमिक्स नंबर से। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ 8 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल वाटर में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल थे, इतने मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इतना, तो 250 मॉलिक्यूल में कितना, इसीलिए कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम वाटर ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना मॉलिक्यूल में तो कहेंगे 10 इंटू 83.5 इंटू 10⁻23, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 10 से मल्टीपल करिएगा तो हो जाएगा 83.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पता कर लिए कि पानी जो हम 250 ग्राम लिए, एक 250 ग्राम पानी लिए हैं, 1 कप पानी लिए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन इतने आए, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें चार्ज कितना होगा, तब आप इसीलिए अब चार्ज बता सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया, यानी कि इसे आप इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। नंबर एन के वैल्यू है ये, एन 83.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज कितना होगा, तो इसीलिए Q बराबर वहीं N वाला फार्मूला लगा दीजिए और टोटल चार्ज यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। N के वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे 83.5 इंटू 10⁻24, और E के वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप मल्टीपल करिएगा, 16 से मल्टीपल करिए, 16 85, बाकी 8, 16 48, 8 56, बाकी 5, 16 28, 128, अब 5 8 5 13, 133। डेसिमल लगाएंगे 2 अंक के बाद यहाँ जाएगा, और इंटू 10⁻, इधर मिला लीजिएगा, 4 19 24, 24 में से 19 जाएगा तो 50 नहीं 15 5 बचेगा ना, अरे 19 5 24। इसको यदि आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति में लिख दीजिए तो 1.336 इंटू 10⁻, 2 टर्म इधर गया 7, इतना कूलाम के चार्ज आएगा, ये फाइनल इतना कूलाम 1.33, ये हुआ फाइनल आंसर इसका। चार्ज आप निकालेंगे तो इसीलिए ये यहाँ पे, इसलिए ये चार्ज निकला, चार्ज, ये चार्ज निकला Q बराबर इतना। समझे कैसे पानी में निकालना है जी। पानी में निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका वेट, ऐसे क्वेश्चन में यदि वेट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो एज्यूम करे पड़ जाता है। सो क्वेश्चन में एज्यूमिंग दे ले रहे हैं कि इतना एज्यूम कर लीजिए तो कर लीजिए। ऐसे ही एनसीईआरटी सजेस्ट कर दिया है कि आप 1 कप को 250 ग्राम मान लीजिए, आप कुछ और मानिएगा तो वैल्यू आंसर अलग आ जाएगा। तो आप 1 कप के लिए जो भी वेट है वाटर का वो लिखेंगे, और इसमें मॉलिक्यूल्स पता करना है कि इतना में मॉलिक्यूल्स कितना होगा। तो जो वाटर का सूत्र होता है H2O के मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के बराबर।
तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, यहां से कैलकुलेट करके पता चला इतना मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो 1 मोल वाटर जब हम लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मींस H2O केवल है, तो एक केवल H2O में इलेक्ट्रॉन चेक करिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इससे आ गया 8, तो 2 8 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मॉलिक्यूल इतना था, तो टोटल इतना में कितना होगा, तो इसे मल्टीपल कर दीजिए तो पता चल जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो चार्ज निकालने के लिए Q बराबर N कर देते हैं, Q बराबर N इंटू ई, N के वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E के वैल्यू क्वांटा वाला वैल्यू रख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मल्टीपल मारिए, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो हम आज के लिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, सब प्रिंट कर लीजिए बढ़िया से। ओके है, चलिए आपको लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना हिंदुस्तान।